हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीआरपीसी के चैप्टर 3 को देखेंगे जो डील करता है पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में, न्यायालयों की शक्ति के बारे में। मेंस की दृष्टि से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्री मेंस से क्वेश्चन बनता है। ये डील करता है सेक्शन 26 से लेके 35 तक। 30 तक का जो सेक्शन है, 26 से 30 तक का, ये इम्पॉर्टेंट है, और 31 से लेके 35 तक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम लोग सेक्शन 26 को देखेंगे। कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइएबल, न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, ए एनी ऑफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड मे बी ट्राइड बाय, फर्स्ट है द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन आर एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइएबल। इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए को है भारतीय दंड संहिता के अधीन किसी अपराध का विचारण या तो उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, या सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, या किसी ऐसे अन्य न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसका विचारण होना प्रथम सूची में दर्शित किया गया है। इससे संबंधित 1996 का एक इम्पॉर्टेंट केस है पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह। इस मामले में धारित किया गया कि बलात्कार से संबंधित मामले की सुनवाई महिला न्यायाधीश द्वारा ही की जाएगी, जिसका विचारण कैमरे के सामने बंद कमरे में किया जाएगा। और 2013 में संशोधन के माध्यम से यह लागू कर दिया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 क, 376 क, ख, ग, घ, ख, ख से संबंधित जो भी मामला होगा महिला द्वारा ही सुना जाएगा। बी एनी ऑफेंस अंडर एनी लॉ shall be when any court is mentioned in this behalf in such law be tried by such court, and when no court is so mentioned may be tried by, पहला है हाई कोर्ट और दूसरा है any other court by which such offence is shown in the first schedule to be triable। मतलब कोई विशेष विधि हो, जैसे SC/ST एक्ट हो गया, IT एक्ट हो गया, या पॉक्सो एक्ट हो गया, उस संबंध में यदि कोई न्यायालय वहाँ पे उल्लिखित नहीं है कि इसके द्वारा अपराध विचारणीय है, तो या तो हाई कोर्ट के द्वारा होगा या किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसके द्वारा उसका विचारण किया जाना प्रथम अनुसूची में वर्णित है। यदि उस विधि में यह प्रावधान है कि किस न्यायालय द्वारा उसका विचारण किया जाएगा, तो उस न्यायालय द्वारा उसका विचारण किया जाएगा। जब प्रावधान न हो तब इसके आधार पर विचारण होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 27, जुरिडिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल्स, किशोरों के मामले में अधिकारिता। Any offence not punishable with death or imprisonment for life committed by any person who at the date when he appears are in brought before the court in under the age of 16 years may be tried by the court of a chief judicial magistrate or by any court especially empowered under the Children Act 1960 or any other law for the time being in force providing for the treatment, training and रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स। किसी ऐसे अपराध का विचारण जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसकी आयु उस तारीख को जब वो न्यायालय के समक्ष हाजिर हो या लाया जाए 16 वर्ष से कम है, तब उसका जो विचारण है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे बालक अधिनियम 1960 या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपबंध कराने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन सशक्त या नियुक्त किया गया है। इस मामले में एक इम्पॉर्टेंट केस है रघुवीर बनाम हरियाणा राज्य। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि यदि कोई बालक 16 वर्ष से कम आयु का कोई बालक है और कोई अपराध किया है, तो इस अधिनियम के उपबंधों का वो लाभ प्राप्त करने का हकदार है। नेक्स्ट है सेक्शन 28, सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट्स एंड सेशन जजेज में पास, दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। फर्स्ट है अ हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, जो उच्च न्यायालय है विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। दूसरा है अ सेशन जज आर एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ बट एनी सेंटेंस ऑफ दैट पास्ड बाय एनी सच जज शैल बी सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश के
उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए जाने की आवश्यकता होगी। तीसरा है असिस्टेंट सेशन जज may pass any sentence authorized by law except a sentence of death or of imprisonment for life or of imprisonment for term exceeding 10 years। सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई भी ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। मतलब 10 वर्ष के कारावास का दंडादेश दे सकता है और जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है, असीमित जुर्माना दे सकता है। लेकिन आईपीसी की धारा 63 के अनुसार जो जुर्माना है असीमित हो सकता है परंतु अत्यधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 29 सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट्स में पास, दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम लोग जान लें कि जो मजिस्ट्रेट है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट। पहला है द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ आर ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ आर ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 years। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। मतलब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोई भी दंडादेश दे सकता है सिवाय मृत्युदंड के, आजीवन कारावास के और 7 वर्ष के अधिक के कारावास के। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2 द कोर्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में पास अ सेंटेंस ऑफ अ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years आर ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 rupees आर ऑफ बोथ। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास का या 10,000 रुपये से अनधिक जुर्माने का या दोनों का दंडादेश दे सकता है। अर्थात प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष तक के कारावास का दंडादेश या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित करने का दंडादेश दे सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 29 सबसेक्शन 3 द कोर्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 year आर ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 rupees आर बोथ। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माने का या दोनों का दंडादेश दे सकता है। मतलब द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 वर्ष तक के कारावास का दंडादेश दे सकता है और 5,000 तक के जुर्माने का दंडादेश दे सकता है, अथवा कारावास 1 वर्ष तक का और 5,000 तक के जुर्माने का दोनों का दंडादेश दे सकता है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 4 जो महानगर क्षेत्र के बारे में प्रावधान करता है। और महानगर क्षेत्र ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो, और इसके बारे में जो प्रावधान है सीआरपीसी की धारा 8 में है। द कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल हैव द पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मतलब मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के शक्तियाँ होंगी। मतलब मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक के कारावास का दंडादेश दे सकता है और असीमित जुर्माना का दंडादेश दे सकता है। अगला है महानगर मजिस्ट्रेट के जो न्यायालय है उसको प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होंगी। अर्थात जो महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय है 3 वर्ष तक के कारावास का दंडादेश दे सकता है और 10,000 तक के जुर्माने का दंडादेश दे सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 30 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन। जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। सबसेक्शन 1 द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज इज ऑथराइज्ड बाय लॉ प्रोवाइडेड दैट द टर्म। किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने से व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्णित कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है, परंतु जो अवधि है ये है इज़ नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगा। शैल नॉट वेयर इम्प्रिजनमेंट हैज़ बीन अवॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव सेंटेंस exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as a punishment for the offence otherwise than as a imprisonment in default of payment of the fine।
जहाँ कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया है, वहाँ वह उस कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक न होगी जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए न कि जुर्माने देने के व्यतिक्रम होने पर दंड के तौर पर देने के लिए सक्षम है। सबसेक्शन 2, द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू अ सब्सटेंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेबल बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। इस धारा के अधीन अधिनिर्णित कारावास उस मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 29 के अधीन अधिनिर्णित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकता है। सेक्शन 30 को हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यदि किसी मजिस्ट्रेट के पास 3 वर्ष तक का कारावास का दंडादेश देने की शक्ति है और उसने किसी मामले में 1 वर्ष का कारावास दिया और 1000 रुपये का जुर्माना दिया, और जो 1000 का जुर्माना दिया वह जो देने में व्यतिक्रम कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट को यह शक्ति है कि 3 वर्ष का 1/4 यानी 9 वर्ष का कारावास और बढ़ा सकता है। आगे की धाराएं परीक्षा की दृष्टि से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 31, सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट द वन ट्रायल। एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामले में दंडादेश। यदि कोई व्यक्ति पर एक ही मामले में कई अपराध के लिए दोषित किया गया है तो उसमें क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में जो प्रावधान है सेक्शन 31 में है। अगला है सेक्शन 32, मोड ऑफ कॉन्फरिंग पावर्स, शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग, मतलब किस प्रकार से शक्तियाँ दिया जाएंगा, इसके बारे में प्रावधान सेक्शन 32 में है। नेक्स्ट है सेक्शन 33, पावर्स ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड, जो नियुक्त होंगे अधिकारी उनकी क्या क्या शक्तियाँ होंगी, इनके बारे में जो प्रावधान है सेक्शन 33 में है। नेक्स्ट है सेक्शन 34, विड्रॉवल ऑफ पावर्स, शक्तियों को वापस लेना, शक्तियाँ किस प्रकार वापस ली जाएंगी, इसके बारे में जो प्रावधान सेक्शन 34 में है। नेक्स्ट है सेक्शन 35, पावर्स ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस, न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना, मतलब उसके पद के जो नीचे के अधिकारी होंगे उनके शक्तियों का किस प्रकार प्रयोग करेंगे, इसके बारे में प्रावधान सेक्शन 35 में है। कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं। पहला है चतुर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2007 का ये मामला है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि एकाधिक अपराधों में कुल मिलाकर अभियुक्त को 14 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास का दंडादेश नहीं दिया जा सकता। यदि इससे अधिक दंडादेश पारित किया जाता है तो वह अपास्त यानी सेट असाइड किए जाने योग्य है। एक और मामला है जुल्फिकार अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1986 का ये मामला है। इस मामले में यह निर्णित किया गया है कि यदि अभियुक्त को उन्हीं तथ्यों के आधार पर एक से अधिक शीर्ष के अंतर्गत सिद्ध दोष ठहराया जाता है तो ऐसे सभी दंडादेशों का पालन साथ साथ किया जाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।